औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं एज़ोस्पर्मिया, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनता है, कि उसके जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, कि एज़ोस्पर्मिया हम किसको कहते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया में से मुराद ये है कि मर्द के जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। नील स्पर्म जो रिपोर्ट में आते हैं उसका मतलब ये होता है कि इस पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया है, यानी सीमन तो मौजूद है लेकिन सीमन में स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, नील है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एज़ोस्पर्मिया है। अब एज़ोस्पर्मिया की जो बाकी जो हम देखते हैं कि इस हवाले से कि पूरी दुनिया में इसके केसेस जो हैं रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वजह हमारी डाइट है या हमारी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं या केमिकल्स हैं या इंडस्ट्रियल ये आलूदगी है या कोई और जितनी भी वजूहात हैं, इनको अगर हम देखेंगे वजूहात में तो हमें पता चलेगा कि एज़ोस्पर्मिया के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा 2 साल तक अपने जिनसी रवाबत जो है वो मामूल के रखता है, कायम रखता है, नॉर्मल करता है, लेकिन इसके बावजूद उसको औलाद जैसी नेमत नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है बांझपन की, जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। ये औरत के एंड पर भी हो सकता है और मर्द के एंड पर भी। अगर मर्द के एंड पर है तो उसको सबसे पहले हमें सेमन एनालिसिस करवाया जाता है। तो सेमन एनालिसिस में ये पता चलता है कि अगर उसमें स्पर्म काउंट नील है तो इसका मतलब यह है कि ये एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है। अब एज़ोस्पर्मिया 3 किस्म का होता है। पहली किस्म जो है जिसको हम प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया कह सकते हैं, दूसरा जो है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और तीसरा पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। ये तीनों किस्मों को अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें तो इसमें यह है कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में ये होता है कि कोई हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई जो पैदाइशी प्रॉब्लम हो गया है कि जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म नहीं बन रहे हैं, कोई ऐसी सर्जरी हो गई है कि जिसके बाद जैसे पेल्विक की सर्जरी है तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट नील है, तो इसको हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। और दूसरा जो किस्म है उसको है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। तो इसमें ये होता है कि जो टेस्टिकल स्पर्म्स नहीं बना रहे हैं किसी भी वजह से, मसलन उनका साइज़ छोटा रह गया है जिसकी वजह से नहीं बना रहे हैं, उन पे चोट आ गई है उसकी वजह से नहीं बना रहे हैं, या वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो गई है उसकी वजह से नहीं बना रहे हैं, या वहाँ पे कोई और वो वजूहात में हम देखेंगे कि हाइड्रोसील है या जो वेरिकोसील है, कोई इस तरह की जितनी भी वजूहात हैं इनकी वजह से अगर नहीं बन रहा तो ये होता है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। अब हमारी तीसरी किस्म है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। तो पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया से मुराद ये है कि टेस्टिकल्स जो हैं, जो स्क्रोटम के अंदर हमारी गोलियां हैं, वो तो बना रही हैं स्पर्म्स को, लेकिन वो एजैकुलेटरी डक्ट तक नहीं पहुंचते या एजैकुलेटरी डक्ट जो है उसमें से खारिज नहीं होते किसी वजह से स्पर्म जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है। अब अगली चीज़ जो है वो हमने इसको भी 2 अक़साम में तकसीम किया हुआ है। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में ये होता है कि किसी भी किस्म की कोई अगर रुकावट है, वास डिफरेंस में है, एपिडाइडाइमस में है या एजैकुलेटरी डक्ट में है, किसी भी जगह पे अगर कोई जो है कोई रुकावट है जिसकी वजह से स्पर्म खारिज नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। और दूसरा जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, जिसमें यह है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, वास डिफरेंस भी ठीक है, एपिडाइडर्मिस भी ठीक है, और इसके अलावा ये है कि एजुलेक्टरी डक्ट जो है वो भी ठीक है,
सारे जो नालियां हैं, जितनी भी स्पर्म की जितनी डक्ट्स हैं या जितनी वो जगह हैं जहाँ पे स्पर्म ने पैदा होना है और वहाँ से ट्रांसफ़र होना है वजाइना तक, वो सारे अगर ट्रैक जो है वो क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद स्पर्म्स ही नहीं पैदा हो रहे और सीमन में स्पर्म्स ज़ीरो हैं, तो वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो इसके क्या जो अलामत क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया की काजेज़ या वजूहात क्या हो सकती हैं। और जब भांजपन मर्दों में पाया जाता है तो उसमें सबसे मेन वजह जो है वो एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया की वजूहात में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, जिसके अंदर ये होता है कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डरनेस होता है या कोई क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होता है कि मर्द में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर मर्द जो है उसके अंदर ये क्रोमोसोम कोई डबल हो गया है तो उसकी बुनियाद पर भी ये जो बांझपन का हो जाना मुमकिन होता है और एजोस्पर्मिया हो सकता है। फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी एजोस्पर्मिया हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करने में। तो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में ये होता है कि जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर एजोस्पर्मिया हो सकता है। इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी एजोस्पर्मिया हो सकता है। फिर मम्स जो होते हैं, जो कन पेड़े होते हैं, इनकी कोई हिस्ट्री है बचपन में तो उसकी वजह से जो टेस्टिकुलर की सोजन पैदा हो जाती है, तो ये प्री टेस्टिकुलर में और टेस्टिकुलर दोनों में ये आ जाता है। प्री टेस्टिकुलर ये है कि मम्स बने थे, ये प्री टेस्टिकुलर हो गया, और अब मम्स की वजह से टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ गई है तो ये टेस्टिकुलर हो गया। तो ये टेस्टिकुलर में भी इसको लेकर आ सकते हैं हम और प्री टेस्टिकुलर में भी। बहरहाल इसके अलावा ये है कि FSH हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन लेवल है या और दूसरी जो हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्री टेस्टिकुलर है। इसके अलावा भी कि अगर जो है कोई पेल्विक की सर्जरी हुई है उसकी बुनियाद पर अगर हुआ है या टेस्टिस टाइम पर नीचे नहीं उतरे हैं तो उसकी वजह से हो गया है, तो ये प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में आएगा। अब टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के बारे में हम देखें जो दूसरी किस्म है इसकी, तो उसकी क्या वजूहात हैं। तो उसमें ये होता है कि टेस्टिकल्स में किसी वजह से स्पर्म नहीं बनते, तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। और इसकी वजूहात में क्या है कि कभी आपको खेलते हुए बॉल लग गई है और उसकी वजह से जो है वो टेस्टिस के ऊपर चोट आ गई है, या किसी ने वैसे ही कोई खेलते हुए या किसी हादसे में कोई टेस्टिस की इंजरी होने की वजह से कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो टेस्टिस डैमेज हो गए और अब वहाँ पे जो है वो बनना बंद हो गया आपके स्पर्म जो हैं। तो ये भी जो एजोस्पर्मिया का काज है। दूसरा काज ये है कि अगर वहाँ पे वेरिकोज सील बन गया है, यानी जो हमारे टेस्टिस के ऊपर स्क्रोटम है उसके ऊपर जो नालियाँ होती हैं वो उनके अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्पर्म की प्रोडक्शन में रुकावट बनती हैं, तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है। टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में हाइड्रोसील भी हो सकता है। वेरिकोसील के अलावा हाइड्रोसील में यह है कि वहाँ पानी की थैली बन जाती है, वो इसको नहीं बनाने देती है। और फिर यह है कि टेस्टिकुलर की जो स्वेलिंग है वो उसमें सोजिश है, किसी भी बीमारी की वजह से वहाँ सोजिश हो जाती है, जैसे मैंने बताया मम्स की वजह से हो गई है या कोई और इन्फेक्शन हो गया है वहाँ जिसकी वजह से ये हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एजोस्पर्मिया का। और इसके साथ साथ ये है कि अगर वहाँ पे जो स्पर्म्स बन रहे हैं और वो सेहतमंद नहीं बन रहे हैं, उनकी जो है वो कोई नेक डिस्टर्ब है, कोई उसके टेल डिस्टर्ब है या उसका हेड डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी ये टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है। टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में स्पर्म जो टेस्टिस का साइज़ छोटा रह जाता है बाज़ दफ़ा, उसकी वजह से भी होता है। बाज़ दफ़ा तो यह है कि वो नीचे नहीं उतरते हैं, और अगर वो नीचे लेट उतरते हैं
तो फिर भी उनका साइज़ छोटा रह जाता है। अब वो स्क्रोटम में लेट उतरे हैं तो उसकी वजह से साइज़ छोटा रहने की वजह से अगर कोई एजोस्पर्मिया का केस है तो उसको भी हम टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में ही लेंगे। इसके बाद जो हमारी तीसरी किस्म है वो है पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? इसकी काजेज़ सबसे पहली तो ये है कि बाज़ दफ़ा मर्द जो हैं वो जो सोचते हैं कि भाई अब हमने बस 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब हमने मज़ीद नहीं लेने हैं, तो वो वास्ट डिफरेंस को जो है ना या तो वो स्टिच करवा देते हैं या उसको वैसे ही जो है ना वो उसको कटवा देते हैं कि वो वहाँ से मतलब कट ऑफ करवा देते हैं। तो अब होता क्या है कि उसके बाद वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते हैं। वो एजोस्पर्मिया का केस होता है। जब वो रिपोर्ट में जब टेस्ट में आता है तो वहाँ पे स्पर्म्स काउंट निल होता है सीमन में। बाकी सारी जो हकूक़ ज़ौजियत है वो पूरा करने के बेहतरीन काबिल होते हैं वो, लेकिन उसमें औलाद पैदा करने के वो काबिल नहीं होते हैं। तो अब वास्ट डिफरेंस को बंद करवा देना जो है, जिसको आम ज़ुबान में हम नस्बंदी के नाम से जानते हैं, तो ये नस्बंदी की बुनियाद पर भी एजोस्पर्मिया हो जाता है। अब 2 बच्चे पैदा हो गए, अल्लाह ना करे किसी वजह से वो कोई अल्लाह को प्यारे हो गए, या ये है कि आपने दूसरी शादी कर ली और दिल चाहा कि भी नहीं, या जो नेक्स्ट बीवी है उसकी ये डिमांड हुई कि नहीं भाई अब हम में से भी कोई औलाद होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि वो अपने हाथ से ये काम करवा चुके हैं तो ये पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में आएगा। इसी तरीके से पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में अगर एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर कोई जो रुकावट आ गई है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर खारिज नहीं हो रहे हैं, तो ये भी पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में आएगा। इसी तरीके से अगर स्पर्म जो है वो खारिज होने की बजाय जब इंतशार पूरे जोश पर होता है और इंजाल होने लगा है, तो इंजाल से पहले ही सारी की सारी मनी जो है वो स्पर्म जो हैं वो जितने भी हैं वो अगर वापस यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। ये भी एक ख़ास बीमारी है कि वो प्रॉपर तरीके से जो हमारी एजैकुलेटरी डक्ट है वो नहीं खुलती है, और जो हमारी यूरिनरी ट्रैक है वो खुला हुआ होता है, उसका होल जो है, तो वो उसकी वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर में सारे के सारे स्पर्म चले जाते हैं। तो ये पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहलाएगा। इसके अलावा एजो और ये जो है जो मैंने वजूहात बताई हैं, इसकी वजूहात ये होंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो एजोस्पर्मिया का काज बनती हैं। उसमें मसलन जो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को लें तो जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनको एजोस्पर्मिया हो जाता है। जो टाइट लिबास पहनते हैं, अंडरवियर बहुत टाइट पहनते हैं, और उनके टेस्टिस जो हैं वो हर वक्त जो है वो दबाव में भी रहते हैं और जिस्म के साथ लगे होने की वजह से हीटेड भी रहते हैं, जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, एंटी कैंसर मेडिसिन है, या ये जो स्टीरॉयड हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये भी एजोस्पर्मिया का बायस बनते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ किस्म के स्टीरॉयड्स जो हैं ये भी एजोस्पर्मिया का काज बनते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इसकी वजह से भी एजोस्पर्मिया के केस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये जो जितनी भी हमारी ये जो प्रोसेस शुदा खुराक है, या हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, या केमिकल्स में काम करने वाले लोग जो हैं केमिकल्स की फैक्ट्रियों में, और उनमें भी एजोस्पर्मिया देखने में आता है। और साथ साथ इस तरह की जो प्रोफेशन अपनाए जाते हैं कि गर्मी है वहाँ पे हीट वाला पेशा है, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करने की, जैसे ये जो रोटियां लगाते हैं तंदूर पे, इस तरह के लोग, या कोई और जो ये लोहा बगलाने वाला काम होता है या कुछ है जहाँ पे मुसलसल हीट जो है वो पहुँचती रहती है टेस्टिस को, तो उसकी वजह से भी जो है वो एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी खुराक में भी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे स्पर्म्स को किल करती हैं। और फिर इसके अलावा एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसमें जो है वो एचआईवी है, और हमारे जो गनोरिया है, या आतशोक है, सोजाक है, ये चीज़ें जो हैं ये भी एजोस्पर्मिया का बायस बन सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो इसका बायस बनती हैं एजोस्पर्मिया का, जिसमें हमारे जो टेस्टिकुलर में जो पस पड़ जाती है उसकी वजह से
जो स्पर्म्स हैं वो उसमें पस आना शुरू हो जाती है, और फिर किडनी की डिजीज़ की वजह से भी एजोस्पर्मिया हो सकता है, और प्रोस्टेट के स्वेलिंग की वजह से भी वो स्वेल कर जाता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रॉपर तौर पर सीमन में शामिल नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी काजेज़ हैं जिनसे एजोस्पर्मिया हो सकता है, और इसका होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया के सिम्टम्स क्या हैं, एजोस्पर्मिया की अलामात क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब टेस्ट के अंदर अगर सीमन टेस्ट करवाते हैं कि उसमें स्पर्म काउंट नील आता है, तो ये एजोस्पर्मिया है। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें यही है कि अगर टेस्टिस सिरे से मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिया हुआ होता है, और वो डॉक्टर चेक करके ये बता सकता है कि जी इसके टेस्टिस नहीं है, तो इसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है। और जो हमारा यूरिथ्रा है उसके अंदर कोई रुकावट है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो खारिज नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वॉस डिफरेंस जो है उसके अंदर किसी भी वजह से कोई रुकावट है, तो उसकी वजह से अगर नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर देख लेता है कि अगर उसमें टेंडरनेस है, रुकावट है, या कोई वहाँ पे ट्यूमर टाइप चीज़ बनी हुई है, तो वो चेक करने से ये पता चल जाता है कि ये एजोस्पर्मिया की ये अलामत है। और इसके अलावा ये है कि गायनोकमिस्टिया की वजह से भी हो सकता है कि एजोस्पर्मिया हो, तो डॉक्टर बाकायदा जो है वो आपके जो चेस्ट से कपड़े को उठा के ऊपर से देख सकता है कि अगर उसको ये फील हो कि ये आप गायनोकमिस्टिया के पेशेंट हैं, यानी ब्रेस्ट जो हैं वो औरतों की तरह उभरी हुई हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। आपके जिस्म पर बाल नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी आवाज़ चेंज है, डॉक्टर की आपकी आवाज़ को सुनकर फिर ये चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जिसकी बुनियाद पर जो है आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। और इसके अलावा अगर टेस्टिस जो हैं वो नीचे नहीं उतरे हैं पेल्विक से, और या आपका को पेल्विक की किसी वजह से सर्जरी हुई है जिसकी वजह से कुछ वेन्स डैमेज हो गई हैं, या डॉक्टर देखता है कि वहाँ पे हाइड्रोसील है, या वहाँ पे वेरिकोसील है, या हर्निया है, या अर्चिटाइटिस है, कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी बुनियाद पर आप को एजोस्पर्मिया है, रिपोर्ट में तो आ गया है, लेकिन यह है कि इसके बावजूद जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो जो मैंने आपको बताया है, ये अलामात आपका मौलद जो है आपको फिज़िकली चेक करके ये देख कर, ये अलामात नोट करके, ये साइंस को देख कर जो है वो बता सकता है कि आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, या वो रूल आउट कर सकता है कि आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस या तशखीस कैसे की जाती है। तो सबसे जो सिंपल तरीक़ाकार तो ये है कि सेमन एनालिसिस करवाया जाता है। तकरीबन 80 आवर्स जो हैं वो गुजर गए हों आपस में राब्ते के इंटरकोर्स किए हुए, कम से कम, इससे ज़्यादा हों तो कोई अर्ज नहीं है। तो उसके बाद जो है वो हम सेमन एनालिसिस करवाते हैं। सेमन एनालिसिस के अंदर से अगर ये पता चले कि स्पर्म काउंट नील है या नील स्पर्म काउंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट एजोस्पर्मिया का है। बाज़ दफ़ा कमेंट्स में नीचे भी लिखा होता है जो पैथोलॉजिस्ट ने कि एजोस्पर्मिया। अब इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब हमने मज़ीद टेस्ट क्या करवाने हैं कि ये एजोस्पर्मिया क्यों है। तो अब इसको देखने के बाद डॉक्टर जो है वो आपको फ़िज़िकली चेक करता है। फ़िज़िकली चेक करने के बाद ये देखता है कि कौन से काज हैं, उनकी बुनियाद पर कौन से टेस्ट जो है ना आपके लिए लाजमी है। मसलन अगर आपको गायनोकमिस्टिया नज़र आ रहा है कि आपकी जो ब्रेस्ट हैं वो औरतों की तरह आगे को निकली हुई हैं, बड़ी हुई हैं, तो डॉक्टर आपके हार्मोनल टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के करवा सकता है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, डॉक्टर देखता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसके को टेस्ट करवा सकता है। आपको डॉक्टर ये पूछ सकता है कि आप किस किस्म का पेशा अख्तियार किए हुए हैं, क्या किसी गर्म जगह के ऊपर तो नहीं आप काम करते हैं, या कोई साइकिलिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं। फिर आपको आपका मौलवी ये भी पूछ सकता है कि आप एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर कितनी देर काम करते रहे हैं, या आपको कोई ऐसा मर्ज़ तो नहीं लाक हुआ कि जिसकी बुनियाद पर आपको मुसलसल बार बार जो है वो एक्सरा करवाना पड़ा हो अपने इस एरिए का या पूरे बॉडी का किसी भी जगह का। डॉक्टर आपको ये भी पूछ सकता है कि आपको टीबी की हिस्ट्री तो नहीं रही है, या आपको आर्थराइटिस तो नहीं है।
इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके पूछने के बाद डॉक्टर आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या आपके टेस्टिस का साइज़ पूरा है, छोटा तो नहीं है, या उसमें सोजन तो नहीं है, या वेरिकोसील तो नहीं है वहाँ पे, या हाइड्रोसील तो नहीं है वहाँ पे, या एपिडाइडाइमस में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या जो वास्ट डिफरेंस है उसके अंदर कोई सख्ती तो नहीं है, या एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आपकी नॉर्मल साइज़ में है, और फिर यह है कि उसके अंदर कोई रुकावट, कोई सोजन तो नहीं है, या आपको कभी पेशाब के साथ खून तो नहीं आया है, या पेशाब के साथ कभी पीप तो नहीं आई है, या कभी आपने कच्चे बट्टे के साथ कभी इस्तिंजा किया हो, सफाई की हो, तो उसके बाद आपको वहाँ पे जलन सोजन कभी रही हो, कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, या आपको कभी सुजाक हुआ हो, तो वो भी पूछ सकता है। फिर इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि आपको कभी कभी हम जिन्स परस्ती की आदत तो नहीं रही है, या आपने कभी अपने आप को हाथ से ज़ाया तो नहीं किया है। ये वो तशख़ीस के सारे मराहल हैं जिनमें से गुज़रने के बाद डॉक्टर जो है वो आपको हार्मोनल टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, आपको जो है वो स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड जो है वो रिकमेंड कर सकता है, आपको कोई इसके एमआरआई टेस्ट या कोई इस तरह के टेस्ट भी करवा सकता है। आपकी जो जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के टेस्ट हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जिनके ज़रिए टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट हो सकता है, और आपके ये थायराइड के टेस्ट हो सकते हैं, जो डॉक्टर जो है वो देख कर कि आप में अलामात क्या हैं, उन अलामात की बुनियाद पर तशख़ीस करने के लिए वो इस तरह के टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। बेसिक टेस्ट आपका बहरहाल सबसे पहले सीमन एनालिसिस ही है। इसको करने के बाद अगले टेस्ट हैं, उनके बाद एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म बन रही है या क्यों है, उसको देखने के बाद फिर मुआलिज जो है वो आपका इलाज करता है। अब हम बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट क्या है, इसको होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो जैसा मैंने आपको डिटेल से बताया है कि इसकी मुख्तलिफ़ काजेज़ हैं। अब हर काज को सामने रख कर ही हम इलाज कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर वो गर्म इलाके में काम कर रहा है, या उसको हीट पहुंची हुई है, गर्मी पहुंची हुई है, जिसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया हो गया कि स्पर्म काउंट नहीं, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है कि हमने वो मेडिसिन ही चूज़ करनी है जो हीट को कम करने के लिए। इसके साथ साथ ये है कि हम उसको ये भी कहेंगे कि भाई अगर आप लैपटॉप जो है वो अपनी गोद में रख कर देखते हैं तो उससे हीट पहुंचती है, ये इसको बंद कर दें। फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप गर्म पानी से बात करते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर कोई ऐसा पेशा इख्तियार किया हुआ है कि जिसकी वजह से आपके टेस्टिस को गर्मी पहुंचती है तो उसको ख़त्म करें, और साथ साथ यह है कि हम हीट को ख़त्म करने वाली मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें फास्फोरस भी हो सकती है, सल्फ़र भी हो सकती है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो देकर जो है वो हम एज़ोस्पर्मिया को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो ज़ाहिर है उसमें दो मेडिसिन तो बहुत अहम है जो हमारे ज़हन में फ़ौरन आएंगी। पहली मेडिसिन तो जो है थायराइडिनियम है। थायराइडिनियम के अलावा जो है हमारे पास आयोडियम है। थायराइडिनियम मेडिसिन जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में भी काम आती है और हाइपोथायराइडिज्म में। सिर्फ ये है कि पोटेंसी बड़ी और छोटी करनी पड़ती है। आयोडियम में भी यही है कि लोअर पोटेंसी या अपर पोटेंसी में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का इलाज किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से हो। बाज़ दफ़ा हार्मोन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए जब हम कोई मेडिसिन देना चाहें तो फिर उसमें हमारे बाज़ दफ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मेडिसिन है वो हम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में वो दे सकते हैं। अगर कोई टेस्टोस्टेरोन का मसला बना हुआ है तो उसके लिए हमारे पास डायमियाना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर एजैकुलेटरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें साइडोनिया हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओवरऑल जो है हम अगर स्पर्म काउंट नील आ रहा है और प्रोडक्शन नहीं हो रही है और उसकी काज हमें ये पता चल रहा है कि कोई इंजरी है, तो किसी भी वक्त इंजरी हुई हो, बेशक आज से 10 साल पहले भी हुई है, तो उसके लिए हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो है वो आर्निका है। आर्निका मेडिसिन देने से वहाँ पे जो इंजरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो आइजोस्पर्मिया का मसला जो है वो कवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और अगर वेरिकोसील की वजह से ये बना हुआ है, जो एजोस्पर्मिया का केस है वेरिकोसील की वजह से, तो उसके लिए हम हिमामेलिस है हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर हाइड्रोसील बना हुआ है
तो रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन है। मैं एक एक मेडिसिन बता रहा हूँ, इसे एक प्रॉब्लम की 8-8 10-10 मेडिसिन भी हो सकती हैं। और अगर एक्सरे डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ किया काम करने की वजह से प्रॉब्लम हुआ तो हम अपने इस एजोस्पर्मिया का इलाज जो है वो एक्सरे 1M से या एक्सरे 200 से कर सकते हैं। अगर पस सेल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से जो है वो एजोस्पर्मिया का केस है, तो हम वेसिकेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सारसाप्रिला मेडिसिन है हमारी, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एजोस्पर्मिया के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं, जैसे टेरिबुलस्टर है, जिनसिंग है और एवनास्टेवा है, एग्नस कॉस्टस है। बहरहाल ये तो वो मेडिसिन है जो स्पर्म पे काम करती हैं, लेकिन प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तो उसकी और मेडिसिन होंगी। टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तो उसकी और मेडिसिन होंगी। पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तो उसकी और मेडिसिन होगी। यानी हमने काज को देखना है, सिम्टम्स को देखना है। नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो एजोस्पर्मिया पे काम करती हैं, और अल्लाह के फजल से होम्योपैथी के ज़रिए से एजोस्पर्मिया जो है उस पर काबू पाया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन देखना यही है कि एजोस्पर्मिया का काज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी करेक्ट मेडिसिन क्या है। जब आप किसी को करेक्ट मेडिसिन दे देते हैं तो एजोस्पर्मिया का केस ऐसे ठीक होता है जैसे एक चाबियों का गुच्छा है, उसको आपने लिया है और उसमें से वो चाबी निकाल कर आपने ताले को लगाई है जिससे ताला ठक से खुल गया है। बस यही कैफियत हमारी होम्योपैथी मेडिसिन की है कि जब हमें काज और सिम्टम्स जो हैं हमारी मेडिसिन के साथ मैच कर जाते हैं तो ताला जो है बीमारी का वो ठक से खुल के बीमारी जो है ना शूं करके ख़त्म हो जाती है। एजोस्पर्मिया की अगर हम होम रेमेडीज़ की तरफ देखें तो इसमें कोई ख़ास ऐसी मेडिसिन अपना हमारी कोई रेमेडीज़ नहीं है जिनके ज़रिए से हम एजोस्पर्मिया के केस पर जो है वो काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक मखसूस मेडिकल कंडीशन है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता यह है कि कुछ ऐसी घरेलू अशिया हैं जो स्पर्म को बढ़ाती हैं, वो अगर हम खाएं तो उससे ये स्पर्म्स जो है उनका काउंट बढ़ जाता है, और बाज़ दफ़ा अगर किसी वजह से नील स्पर्म्स हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। मसलन मोटापे पर अगर आप काबू पाना चाहते हैं तो आप लहसुन को यूज़ करें, जिसकी वजह से आप जो मुख्तलिफ़ नालियों के अंदर किसी किस्म की रुकावट है तो उसमें वो ख़त्म हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम स्पर्म्स काउंट को बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो हम दूध जो है उसके ज़रिए से, खुश्क मेवाजात के ज़रिए से स्पर्म काउंट को अपने को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ ये है कि ये जो एनिमल से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं जैसे अंडे हैं, ये भी हमारे स्पर्म्स को बढ़ाने का काम देते हैं। और स्ट्रेस से जो है ना वो हम बचें तो ये भी हमारा जो है एजोस्पर्मिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके ज़रिए से। एजोस्पर्मिया की प्रिकॉशंस हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो एजोस्पर्मिया में सबसे पहली बात तो यह है कि अक्सर वो लोग एजोस्पर्मिया का शिकार होते हैं जो मुस्तकिल लैपटॉप को अपनी गोद में रख कर देखते हैं, क्योंकि उसकी जो बैटरी की हीट है वो मुसलसल जो है वो टेस्टिस पर पड़ती रहती है, जिसकी बुनियाद पर जो वो हमारे स्पर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए लैपटॉप जो है गोद में ज़्यादा देर तक रख कर ना देखें, और अंडरवियर जो है वो थोड़ा ढीला ढाला पहने और 24 घंटे ना पहना करें। लेकिन जिस वक्त आपने कहीं आना जाना है या कहीं मतलब किसी ने आपको देखना है उस वक्त तो पहने, वरना ढीले ढाले लिबास पहने और अंडरवियर का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडरवियर के इस्तेमाल करने से आपके जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हीट भी मिलती है और वो जो है वो ग्रो भी नहीं करता उनके अंदर स्पर्म्स जो हैं, तो इससे भी एजोस्पर्मिया हो जाता है। इसके अलावा शराब है वो तो खैर हर एक को उसके से इज्तनाब करना चाहिए, सख्ती से जो है ना उससे रुकना चाहिए। ये इस्लाम में भी मना है और वैसे भी जो है ना ये नुकसानदेह हर हवाले से, तो ये भी इस चीज़ के लिए बास बनती है। किसी भी किस्म का नशा जो है वो ये इसका एजोस्पर्मिया का बायस बन सकता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी है, ज़्यादा सिगरेट का पीना जो है ये भी एजोस्पर्मिया का बायस बन सकता है। उल्टा सोना, ऊंधे मुंह लेटे रहना, ये भी एजोस्पर्मिया का बायस बनता है। साइकिलिंग, जिसमें बाज़ दफ़ा जो टेस्टिस जो हैं वो उनके ऊपर दबाव आया रहता है, मुसलसल ऐसे 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 दबाव आता रहता है,
तो उसकी वजह से भी स्पर्म जो है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं, स्पर्म काउंट जो है। और इसके साथ ये है कि अगर आपको कोई इसकी जॉइंट की बीमारी है, यूरिक एसिड की बीमारी है, आर्थराइटिस है, तो उसका फौरी इलाज करवाएं, ताकि ये चीज़ें भी एजोस्पर्मिया का बायस बन सकती हैं। इसके साथ किसी जानवर की सवारी आप ना करें, और कोई शदीद गर्म पानी में टब में अक्सर लोग जो है वो गर्मियों में आराम से जो है ना वो बैठ जाते हैं, जो है ना हॉट बाथ करते हैं, गर्म पानी के साथ नहाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म जो है वो कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशे जिनको अपनाने से गुरेज करें कि जिसमें आपको मुसलसल टेस्टिस को हीट मिलती है, तो ये भी जो है वो इसका बायस बनता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिनसी राब्ता और बहुत कम या बहुत लेट जिनसी राब्ता, ये दोनों चीज़ें भी एजोस्पर्मिया का बायस बनती हैं। इसलिए बहुत लंबा वक्फा नहीं देना चाहिए, ये चीज़ भी जो है वो इसका बायस बन सकती है। बहरहाल होम्योपैथी में इन सारे अवार्ज का इलाज मौजूद है एजोस्पर्मिया के, और एजोस्पर्मिया को जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसकी काजेज़ और उसके सिम्टम्स को देखकर मुआलज अच्छे तरीके से आपकी मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।